हेलो एवरीवन। क्लास 11th आपका स्वागत है संदीप कुमार क्लासेस में। सबसे पहले तो मैं कुछ चर्चा करना चाह रहा हूँ आपके साथ में। कई सारे बच्चे ने कॉल किया और मैसेज किया, सर बीकॉम का क्लासेस आपने यूट्यूब पे देना स्टार्ट कर दिया है, यहाँ तक कि जो सजेशंस है वो देना स्टार्ट कर दिया, हम लोग के लिए क्या है? आप ये गलत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको 11th और 12th के लिए भी करना चाहिए। फिर मैंने ये सोचा, जो ये भी बात सही है कहीं ना कहीं, जो सारे बच्चे जो हैं, छोटे भाई बहन जितने भी हैं, सब एक जैसे एक समान है मेरे लिए। तो मेरे दिमाग में ये आया, बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम से भी जूझ रहे होंगे, बहुत ऐसे बच्चे होंगे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है उनकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं हुई होगी, बहुत ऐसे बच्चे होंगे जिससे कई सारे प्रॉब्लम्स होंगे। तो मेरे दिमाग में आया कुछ ऐसा किया जाए ना जो मेरा सब्जेक्ट है उसमें बच्चे पास कर, लाइक बिजनेस स्टडीज हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, अकाउंट्स हो गया। तो मैंने ये सोचा जो मैं एग्जामिनेशन से पहले एक रिविजन से लेके आऊंगा उस क्वेश्चन की जिसकी चांसेस सबसे ज्यादा है एग्जाम्स में आने का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस तरीके के कुछ ऐसे क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं जो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, जिसकी चांसेस सबसे ज्यादा है एग्जाम्स में। दूसरी सबसे बड़ी बात जो मैं आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूं वो ये है, एग्जाम जब तक खत्म होगा तब तक आप समझ लीजिए, उसके बाद भी और उससे पहले आप हमारे वीडियो को देखना भूलिएगा मत। और साथ ही साथ जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, डिस्क्रिप्शन है, वहां पर मेरी टेलीग्राम के लिंक दिया गया है, जहां पर मैं आपको नोट्स की अपडेट दे रहा हूँ। रात को 12 बज रहा हो, 2 बज रहा हो, 6 बज रहा हो, सुबह को चाहे 8 बज रहा हो, 10 हो, ये नोट्स कभी भी जा सकता है आपके लिए। हो सकता है ये वो क्वेश्चन होंगे जिसकी चांसेस बहुत ज्यादा है एग्जाम्स में आने का, और आ सकता भी नहीं है, आएगा ही आएगा। तो कोशिश करना है आपको हमारे साथ में जुड़ना है, किसी न किसी तरीके से आप मेरे साथ जुड़े रहिए, नोट्स के जरिए जुड़े रहिए, वीडियो के जरिए जुड़े रहिए। आप पूरे साल भर में क्या पढ़े या नहीं पढ़े इससे कोई मतलब नहीं बनता है। आप हमारी लेक्चर सुन के जाइए, नोट्स को फॉलो करके जाइए, आप आसानी से पास कर जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास 11th बिजनेस स्टडीज का हमने स्पेशल सजेशन बनाया, और ये लॉन्ग क्वेश्चंस का है जो कि 4 मार्क्स और 6 मार्क्स का है। हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ में। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये एक्सप्लेन द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैरिज इंश्योरेंस की बात हो रहा है। तो बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है, इसमें सबसे पहला जो आता है ये है इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट, ये इसेंशियल टू द इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ लॉस। जब आपको नुकसान होता है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है, बट नॉट नेसेसरी द टाइम ऑफ टेकिंग अप पॉलिसी। बट ये उस वक्त नहीं मिलता है जिस वक्त आपके द्वारा पॉलिसी लिया जाता है। यानी जो इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा जो इंश्योरेंस क्लेम आप करते हो, क्लियर है ना, वो आपको लॉस होने के बाद पे किया जाता है, ना कि पॉलिसी लेने के वक्त में। नेक्स्ट पॉइंट है अटमोस्ट गुड फेथ। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, यानी कि रिलायबल होना चाहिए, लॉयल्टीज होनी चाहिए। इंश्योरर एंड इंश्योर्ड दोनों अपनी इंफॉर्मेशन को कॉन्ट्रैक्ट करने के वक्त में डिस्क्लोज करते हैं। सिंपल सी बात है, इंश्योर्ड एंड इंश्योर्ड दोनों जो है, यानी कंपनी और जिस पर्सन, कंपनी जो कंपनी इंश्योरेंस के पैसे पे करने वाला है और जिस कंपनी का इंश्योरेंस हो रहा है, ये दोनों जो इंफॉर्मेशन है, जो मटेरियल्स है, इसको डिस्क्लोज करेंगे। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंडिमिनिटी। सिमिलर ऑफ फायर इंश्योरेंस, प्रिंसिपल ऑफ इंडिमिनिटी इज आल्सो एप्लीकेबल टू मैरिज इंश्योरेंस। An event of loss, insured can recover only the amount of loss from the insured, but under no circumstances the insured is allowed to make any profit out of this contract. यानी इस कॉन्ट्रैक्ट के जरिए कोई प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते, जितने का आपको नुकसान होगा आप सिर्फ उतना ही क्लेम कर सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, गलत तरीके से भी आप प्रॉफिट क्रिएट नहीं करेंगे, यानी आप सिर्फ उतना ही क्लेम करेंगे जितना कि आपका नुकसान हुआ हो। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कॉसा प्रोक्सिमा। इंश्योरेंस कंपनी इज लायबल ओनली व्हेन द लॉस अराइज आउट ऑफ द पर्टिकुलर नियरेस्ट कॉज कवर्ड बाय द पॉलिसी। इसको सिंपल वर्ड में समझाते हैं।
हो सकता है जो आपकी पॉलिसी 5 लाख रुपया की ली गई हो, कितने का लिया गया हो, आपकी पॉलिसी 5 लाख रुपया का लिया गया हो, तो जरूरी नहीं है जो इंश्योरेंस कंपनी आपको 5 लाख रुपया ही पे करे। इंश्योरेंस कंपनी नियरेस्ट अमाउंट आपको पे कर सकता है, लाइक 4,90,000 या 4,80,000 के अप्रोक्स आपको पे कर सकता है। यानी इंश्योरेंस कंपनी स्टॉक्स की और एसेट्स की मेजरमेंट करता है, उसके हिसाब से स्टॉक्स और गुड्स की मेजरमेंट करता है, एसेट्स की मेजरमेंट करता है, उसके हिसाब से वो पेमेंट करता है। तो नियरेस्ट जो अमाउंट होगा वो उसके द्वारा पे किया जाए। होप क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आ जाते हैं। डिस्कस द मेरिट्स ऑफ डिस्कस द मेरिट्स ऑफ ज्वाइंट वेंचर। क्या है, देखिए बेनिफिट्स हम बात करते हैं ज्वाइंट वेंचर्स का। पहला है ग्रेट रिसोर्सेस एंड कैपेसिटी। ज्वाइंट वेंचर्स क्या है ये समझिएगा। एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए दो पर्सन एक साथ में आके एग्रीमेंट करते हैं और वो ये तय करते हैं जब तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम लोग जुड़े हुए रहेंगे। जैसे ही प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा और हमारे बीच में प्रॉफिट शेयरिंग होगा, हम लोग उसके बाद अलग अलग हो जाएंगे। यानी ये प्रोजेक्ट कोई लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन के लिए नहीं होगा, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए किया जाएगा और वो पर्टिकुलर टाइम जैसे ही कंप्लीट होगा ये इंश्योरेंस, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये खत्म हो जाए। तो ये ग्रेट रिसोर्सेज ऑफ कैपेसिटी क्या है इन जॉइंट वेंचर। रिसोर्सेज एंड कैपेसिटी ऑफ 2 और मोर फॉर्म्स, यानी 2 या 2 से ज्यादा जो फॉर्म्स है ना वो एक साथ में आते हैं। 2 या 2 से ज्यादा पर्सन भी आ सकता है, फॉर्म्स आ सकता है, कंपनी आ सकता है। एज ए रिजल्ट द बिजनेस कैन ग्रो मोर क्विकली एंड एफिशिएंटली। अगर अकेला काम करोगे तो गारंटी नहीं है कि ये कैसे परफॉर्म किया जाए, लेकिन 2 या 2 से ज्यादा फॉर्म जब कंबाइंड होता है तो बिजनेस जो है ना वो क्विकली ग्रो करता है और एफिशिएंटली ग्रो करता है। सिंपल सी बात है, आप खुद ही समझिए ना, 2 बिजनेस एक्सपर्टीज हो गया या 2 कंपनी मिलकर बिजनेस कर रहा है तो ये बिजनेस क्या होगा, बहुत ही ज्यादा ग्रो करेगा। तो सिंपल सी बात है, ग्रेट रिसोर्सेज ऑफ कैपेसिटी है जहां पर 2 या 2 से ज्यादा फॉर्म्स कंबाइन होते हैं और क्विकली एंड एफिशिएंटली अपने बिजनेस को ग्रो करते हैं। जॉइंट वेंचर इज एबल टू फेस मार्केट चैलेंज एंड टेक एडवांटेज ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटी। जॉइंट वेंचर क्या फेस करता है, मार्केट की चैलेंजेस को फेस करता है और ये एक नया अपॉर्चुनिटी जो है ना इसका एक फायदा उठाता है। जब 2 एक्सपर्टीज या 2 कंपनी जब काम एक साथ बिजनेस करने के लिए आते हैं तो जो कंपटीशन है ना वो रिड्यूस हो जाता है और रिसर्च के अनुसार जो हमारी जो कैपेसिटी है ना, कैपेबिलिटी है ना, ये इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट्स है, एक्सेस टू न्यू मार्केट एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। अ फॉरेन कंपनी गेन एक्सेस टू द वास्ट इंडियन मार्केट। इंडियन मार्केट बहुत बड़ा है, तो जब भी ये ज्वाइंट वेंचर में कंपनी इंडिया के साथ में अगर ये ज्वाइंट वेंचर में आते हैं तो याद रखिएगा इनकी बिजनेस बहुत ज्यादा तरीके से एक्सपेंशन होता है, बहुत फैलता है। ऐसे ही एक कंपनी था हीरो होंडा बोलकर, हीरो और होंडा एक साथ में बिजनेस कर रहे थे, तो आप बिलीव नहीं कर पाओगे ये बाइक मार्केट में ना तहलका मचा दिया, हर कोई हीरो होंडा का बाइक परचेज कर रहा है। ऐसी कंपनी था लार्सन एंड टोब्रो। ऐसे कई ऐसे कंपनी है जो लोग साथ में मिलकर काम करते हैं और बिजनेस को एक्सपेंशन करते हैं, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर देते हैं, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर देते हैं। क्लियर के लिए है, तो हम न्यू मार्केट को एक्सेस करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं नेटवर्क को, क्योंकि इंडियन मार्केट 130 करोड़ की आबादी है लगभग। तब सोचिए कितनी बड़ी मार्केट है। अगर 2 फॉर्म, रिलायबल फॉर्म, एक्सपर्टीज फॉर्म अगर साथ में काम करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे लिए मोस्ट इफेक्टिव है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट की हम बात करते हैं, एक्सेस टू एडवांस टेक्नोलॉजी। क्लास 11th में फिर से आपसे बोलना चाहता हूं, जो सजेशन आपके लिए हम बना रहे हैं, चाहे वो पीएचडी का हो, चाहे अकाउंट्स का हो, चाहे इकोनॉमिक्स का हो, प्लीज आप देख के जाइएगा, आप आसानी से पास कर जाइएगा। मैं आप लोग को ध्यान में रखते हुए दिन रात काम कर रहा हूं और कोशिश कर रहे हैं जो आप सब तक वो सुविधा पहुंच सके। एक्सेस टू एडवांस टेक्नोलॉजी थर्ड पॉइंट है। ज्वाइंट वेंचर हेल्प टू यूज लेटेस्ट एंड एडवांस टेक्नोलॉजी। ज्वाइंट वेंचर सहायता करता है जो आधुनिक और जो एडवांस टेक्नोलॉजी है ना, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है ना, आप उसको मतलब जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आप उसको यूज करो। बोलिए
एडवांस टेक्नोलॉजी हेल्प करता है आपकी क्वालिटी को, आपकी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है ना इसको इंप्रूव करता है, आपकी कॉस्टिंग को सेव करता है। ये कॉस्टिंग हो जाएगा बच्चों, आपकी कॉस्टिंग को ये सेव करता है, टाइम एंड एनर्जी को ये सेव करता है। ज्वाइंट वेंचर जो है ना आपकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस दोनों को बढ़ाता है, तो ये बहुत ही जरूरी है। और ये सिर्फ किसके द्वारा हो सकता है, ये आपका हो सकता है एडवांस टेक्नोलॉजी के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, यह है इनोवेशन। फॉरेन पार्टनर्स जो ज्वाइंट वेंचर में है वो आइडिया और टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, वो इनोवेटिव प्रोडक्ट की बात करते हैं, इनोवेटिव सर्विस की बात करते हैं। तो ज्वाइंट वेंचर नए प्रोडक्ट का डिमांड कैसे क्रिएट करेगा, जब वो इनोवेशन करेगा, रिसर्च करेगा, डेवलपमेंट करेगा। तो सिंपल सी बात है, तो अलग अलग फॉर्म मिलकर क्या करता है, ये कोशिश करता है कि मैं इनोवेटिव प्रोडक्ट लेके आऊं, मैं कुछ ऐसा लेके आऊं जिससे मार्केट में एक क्रिएटिविटी क्रिएट हो। क्योंकि हमेशा जो चीजें की डिमांड होती है ना वो नए प्रोडक्ट की डिमांड होती है, पुराने प्रोडक्ट का डिमांड कोई नहीं करता है। क्योंकि हमेशा जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होता है ना, लोगों का टेस्ट भी चेंज हो जाता है, उसका प्रेफरेंस चेंज हो जाता है। तो ये इनोवेशन का था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं, नेक्स्ट है राइट न्यू ब्रीफली ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑन बैंक अकाउंट। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट, मेरे लिहाज से अगर आप बोलोगे तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है क्लास 11th में। तो अब क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट में जो पहला पॉइंट है ये सेविंग डिपॉजिट अकाउंट है। एक पर्सन सेविंग डिपॉजिट अकाउंट ओपन करता है और उसमें स्मॉल सम ऑफ मनी डालता है। मैं बोल रहा हूँ बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करता है, यहाँ पर बड़ा अमाउंट में पैसा नहीं डालता, छोटे छोटे अमाउंट में पैसा डालता है। लाइक 1000 रुपया हो गया, 500 रुपया हो गया, 2000 हो गया, 5000 हो गया, 10,000 हो गया, इस स्मॉल सम ऑफ मनी ये डालता है। इस पॉइंट्स को याद रखिए। नेक्स्ट जो आपका यहाँ पर बोलने जा रहा है, बोला ही कैन विड्रॉ मनी फ्रॉम हिज अकाउंट whenever needed and can deposit whenever surplus is available, deposited is issued a checkbook and passbook। सर बताना क्या चाह रहा है, इसका मतलब पहले आप समझ लीजिए। ये सिंपल सी बात बता रहा है, एक डिपोजिटर जो है वो कभी भी पैसा निकाल सकता है, यानी जिसने सेविंग बैंक अकाउंट ओपन किया है ना वो पैसे बैंक से कभी भी निकाल सकता है, और वो बैंक से पैसे कभी भी निकाल सकता है, और वो पैसे बैंक में कभी डाल सकता है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, डिपोजिट भी कर सकता है और विड्रॉल भी कर सकता है। क्लियर है ना। और ये सारा चीज किया जाएगा पासबुक के जरिए। किसके जरिए किया जाएगा, पासबुक के जरिए। क्लियर के लिए है, यानी कि जो बैंक है इसको पासबुक प्रोवाइड करता है जिसके जरिए पैसे विड्रॉल करते हैं और डिपॉजिट करते हैं। ये सारा चीज कहीं ना कहीं सेविंग अकाउंट में किया जाता है। बट मैं एक चीज आप और ऐड करूंगा, सेविंग बैंक अकाउंट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना ये लो होता है, ये हाई नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है यह है करेंट डिपॉजिट अकाउंट। क्या है, करंट डिपॉजिट अकाउंट। करंट डिपॉजिट अकाउंट क्या है, ये करंट डिपॉजिट अकाउंट जो है ना ये बिजनेसमैन के लिए ओपन किया जाता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, करंट डिपॉजिट अकाउंट जो है बच्चों ये बिजनेसमैन के लिए ओपन किया जाता है। यानी जो बिजनेसमैन है वो अपने बिजनेस अकाउंट के तौर पे करंट डिपॉजिट अकाउंट ओपन करते हैं। इसके जरिए जो अकाउंट होल्डर होगा ना वो पैसे डिपॉजिट भी कर सकते हैं और विड्रॉल भी कर सकते हैं। यानी जब जब उनको जरूरत होगा ना फंड का तो पैसे क्या करेंगे, विड्रॉल करेंगे, या जब जब उनके पास में सरप्लस गेन होगा यानी बिजनेस में प्रॉफिट गेन होगा और इन्वेस्टमेंट्स गेन होगा तब तक वो पैसे वहां पर डालेंगे। विड्रॉल आर ऑलवेज मेड बाय चेक। हाँ, अब यहाँ पर है करेंट अकाउंट में जो पैसा विड्रॉल किया जाएगा चेक के सहारे किया जाएगा। किसके सहारे किया जाएगा, चेक के सहारे। तो ओवरड्राफ्ट एंड क्रेडिट लिमिट फैसिलिटी अवेलेबल होता है इस अकाउंट में। सर इसका मतलब क्या है, अगर आपके पास में पैसे नहीं है तो जो बैंक है वो नेगेटिव बैलेंस के रूप में भी आपके अकाउंट में फंड डिपॉजिट करता है। यानी बैंक आपको एक शॉर्ट टर्म लोन दे रहा है, फिर बोल रहा है इस पैसे से आप प्रोडक्शन करो या सर्विसेज प्रोवाइड करो, वर्किंग कैपिटल के तौर पे यूज करो, और जैसे ही आपके अंदर फंड आता है वो पैसे तो बैंक अकाउंट में क्या कर लो 3-4 महीने के अंदर डिपॉजिट कर दो। यानी बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है। क्लियर कि नहीं है। लेकिन करंट अकाउंट में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, यानी आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। और डिपॉजिटर कैन डिपॉजिट ऑफ फिक्स अमाउंट से ₹100 एवरी मंथ, यानी कि हर महीने कुछ ना कुछ फंड बैंक में इंस्टॉलमेंट के तौर पे जमा किया जाता है। ऐसे अकाउंट को हम रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट बोलते हैं। क्लियर कि नहीं है। द अमाउंट टुगेदर विद इंटरेस्ट इज रिपे ऑन मैच्योरिटी।
तो इन सारे पैसे के ऊपर आपको जब तक जितने दिनों के लिए आपने पैसे डालने का सोचा है, लाइक आपने सोचा है हर महीने पैसे हम एक लमसम अमाउंट डालेंगे, लाइक हर महीने 5-5 हजार रुपए करके अकाउंट में डालेंगे, लेकिन अगले 5 साल तक डालेंगे, तो अगले 5 साल के बाद आपको क्या किया जाएगा, उस सारे अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। टर्म के हिसाब से इंटरेस्ट की कैलकुलेशन किए जाते हैं। लड़के नहीं है तो ये याद रखिएगा। ओके, अब क्या है, अमाउंट टुगेदर विद द इंटरेस्ट इज रिपेड ऑन मैच्योरिटी। अमाउंट कब पे किया जाएगा, जब पीरियड मैच्योर हो जाएगा तब पे किया जाएगा। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन रिकरिंग डिपॉजिट इज हायर देन ऑन सेविंग डिपॉजिट। अब यहाँ पर सिंपल सी बात है, जितना सेविंग अकाउंट में आपको इंटरेस्ट मिल रहा है उससे ज्यादा इंटरेस्ट आपको कहां पर मिलेगा, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में मिलेगा। कहां मिलेगा, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में मिलेगा। नेक्स्ट जो पॉइंट्स है ये है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। क्या है, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। फिक्स डिपॉजिट इज रिपेबल आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ स्पेसिफिक पीरियड। जब स्पेसिफिक पीरियड एक्सपायर हो जाएगा तो फिक्स डिपॉजिट के जो अमाउंट है ना वो आपको पे किया जाएगा। सर ये बोलना क्या चाह रहा है, इसकी शुरुआत जो होता है कम से कम 6 महीने के लिए आप डालते हो और मैक्स टू मैक्स 5 साल तक आप डाल सकते हो। ये टर्म और एक्सीड कर सकता है, यानी आप जब लंबे समय के लिए पैसे डिपॉजिट करते हो ना अकाउंट में, उसको हम फिक्स डिपॉजिट अकाउंट बोलते हैं। सर इसमें हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको प्रोवाइड किया जाता है, बट मैं इसमें एक और पॉइंट ऐड करूंगा, वो ये पॉइंट ऐड करूंगा, जो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में चेक फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं किया जाएगा कहीं ना कहीं, यानी रेगुलर आप पैसे विड्रॉ नहीं कर सकते। अगर मैच्योरिटी से पहले आप पैसे बैंक से निकाल लेते हो तो आपको जो इंटरेस्ट है ना वो कम हो जाएगा, यानी आपको उतने पैसे नहीं मिलेंगे जितने बैंक के द्वारा प्रोमिस किए गए। सर लेकिन मेरे इसमें एक और पॉइंट मैं ऐड करूंगा, वो पॉइंट ये है, जो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट होता है उसमें एक ही बार में लमसम अमाउंट पे किया जाता है, यानी कि एक ही बार में फंड क्या कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है। रिकरिंग डिपॉजिट में बार बार डालते हैं, लेकिन फिक्स डिपॉजिट में एक ही साथ में लमसम अमाउंट जो होता है इकट्ठा पे कर देंगे और बैंक उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगा। और जब पीरियड मैच्योर का मतलब होता है जब उसकी अवधि कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हमें प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के साथ में पैसे पे कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है यह है मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। अकाउंट ऑफर करता है मल्टीपल ऑप्शन टू डिपॉजिटर्स, कॉम्बिनेशन या सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट सबको मिला करके जो पैसा डिपॉजिट किया जाता है। इसमें आपको सेविंग एंड करेंट अकाउंट एंड फिक्स डिपॉजिट के ऊपर क्या मिलता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन यानी कि ये भी ऑप्शंस आजकल बैंक के द्वारा दिया जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। नंबर 4 की हम बात कर लेते हैं। नंबर 4 क्या है, नरेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोस्टल सर्विस। नरेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोस्टल सर्विस। अब सुनिए ये पोस्टल सर्विस क्या है, एक तरीके से ये एक मेल सर्विस है। ये क्या है, मेल सर्विसेज है। वेरियस मेल सर्विस विद इन अक्रॉस इंडिया, पूरी इंडिया भर के कोने कोने में इंडियन पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट है जो मेल सर्विस प्रोवाइड करता है, यानी कि पोस्टल सर्विस प्रोवाइड करता है। और ये सर्विस जो ऑफर की जाती है पोस्ट ऑफिस के द्वारा किया जाता है, जहां पर मैसेज की ट्रांसमिशन होता है किसके जरिए, पोस्ट कार्ड्स के जरिए, इनलैंड लेटर के जरिए, इनविलप के जरिए। ये होता था जा कबूतर जा, जा कबूतर जा। आपने मूवी अगर देखा होगा उसमें क्या होता है ना, कबूतर लेके चिट्ठी लेके जाता है। सेम काम जो है ये पोस्ट ऑफिस भी करता है, यानी कि पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर्स, इनविलप। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा अभी मंदी आया है, क्योंकि अभी हम डिजिटलाइजेशन में जी रहे हैं, जहां सारा काम किस पे किया जाता है, डिजिटलाइजेशन के जरिए किया जाता है। जैसे आज हमारे बच्चे अगर नोट सिर्फ पढ़ रहे थे 11th का, लेकिन आज से मेरे वीडियो भी उनको मिल रहा होगा, तो वीडियो मिल रहा होगा तो क्या हो रहा है ना, ये सब टेक्नोलॉजी का ही तो कमाल है, जो वो सारी चीज मैं आप तक पहुंचा पा रहा हूं जो समय पे आपकी जरूरत दे सके। चलिए पहला पॉइंट है यूपीसी अंडर पोस्टल सर्टिफिकेट। पोस्ट एंड ऑर्डिनरी लेटर वी डू नॉट गेट अ रिसिप्ट फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस। ऑर्डिनरी लेटर के लिए हमें पोस्ट ऑफिस से क्या नहीं मिलेगा, रिसिप्ट नहीं मिलेगा। अंडर यूपीसी वी रिसीव अ सर्टिफिकेट। जब हम पेमेंट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, इसके लिए एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड फीस, यानी इसके लिए हमें एक फीस पे करना पड़ता है। इन ऑर्डर टू गेट अ सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग वी जस्ट नीड टू राइट एंड कंप्लीट। इसके लिए हमें कंप्लीट एड्रेस लिखना पड़ेगा और एक प्लेन पेपर हम रिसीव करते हैं लड़के ने यहाँ, और उस पर कंप्लीट एड्रेस वगैरह सब कुछ लिखते हैं और उस पर पोस्टेड स्टैंप मार दिया जाता है। लड़के नहीं है, पोस्टेड स्टैंप मार दिया जाता है। नेक्स्ट है रजिस्टर्ड
registered post. It is a postal facility under which it is ensured that the mail is either delivered to the address or come back to the sender. Sender first hand over the mail to the post office after paying registration charge. जैसे रजिस्ट्रेशन चार्ज ये पे करते हैं उनके पोस्ट और सेंटर द फर्स्ट हैंड ओवर द मेल, उसके हाथ में हैंड ओवर कर दिया, मेल हैंड ओवर कर दिया जाता है पोस्ट ऑफिस के जरिए। रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड पोस्ट यानी इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे करना पड़ता है। नेक्स्ट है पार्सल। अंडर द पोस्टल फैसिलिटी आर्टिकल्स कैन बी सेंड विद इन द कंट्री एज वेल एज द आउटसाइड कंट्री। जो आर्टिकल्स है हम विद इन द कंट्री भी सेंड कर सकते हैं या आउटसाइड द कंट्री सेंड करते हैं। पार्सल ऑफ स्पेसिफिक साइज एंड वेट कैन बी सेंड अंडर द सर्विस। पोस्टल यानी कि जैसे जैसे जितनी बड़ी साइज होगा उसके हिसाब से आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे। पोस्टल चार्जेस ऑफ पार्सल डिपेंड करता है वेट ऑफ द पार्सल, यानी उस पार्सल की वेट कितना है जिसके ऊपर ये चार्जेस लिए जा रहे हैं, तो उसके वेट के हिसाब से इसके मेजरमेंट किया जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है यह है स्पीड पोस्ट। दिस सर्विस इज डिजाइन टू वेरी फास्ट डिलीवरी ऑफ मेल। स्पीड पोस्ट का मतलब बहुत कम समय के अंदर जो डिलीवर कर दिया, पोस्ट डिलीवर कर दिया जाए। स्पीड पोस्ट इज एक्सेप्टेड ओनली एट सेलेक्टेड पोस्ट ऑफिस, जो किसके द्वारा किया जाता है, पोस्ट ऑफिस के द्वारा किया जाता है। द पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट गारंटेड दैट ऑल इनलैंड मेल रिसीव अप टू 5 PM। यानी ये जो टेलीग्राफ डिपार्टमेंट है ना, ये गारंटी लेती है जो हम 5 बजे से पहले आपको क्या कर देंगे, डिलीवर कर देंगे। यानी कि हो सकता है 24 घंटे, यानी कि आज अगर आप डिपॉजिट करते हैं, आज अगर आप सबमिट करते हो तो 24 आवर्स के अंदर आपको स्पीड पोस्ट के जरिए जो डॉक्यूमेंट्स है या जो भी आर्टिकल्स है वो आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। यानी सबसे फास्ट सर्विसेज है, क्लियर है। नेक्स्ट स्पीड पोस्ट के बाद जो आता है कुरियर। कुरियर सर्विस इज एसेंशियली अ पोस्टल सर्विस ऑफर्ड बाय प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज। कुरियर जो लेटर कैरी करता है, पार्सल कैरी करता है और डिलीवर देम मोर क्विकली एंड सेफली देन ही पोस्ट ऑफिस। इंडिविजुअल बिजनेस फॉर्म आजकल कुरियर के जरिए लेटर सेंड करता है, डॉक्यूमेंट सेंड करता है, प्रोडक्ट का सैंपल सेंड करता है, एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ये लोग भेज सकते हैं। चलिए ये भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। गिव एन आइडिया ऑफ प्रोग्रेस ऑफ MSME इन इंडिया, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज इन इंडिया। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज सेक्टर इज वन ऑफ द स्टिल अनटैप्ड हाई ग्रोथ सेगमेंट। बिल्कुल है, ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मैं ये आपको बताना चाहता हूं हमारे इंडिया में जो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है ये यही सेक्टर था, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है। इसके द्वारा सबसे ज्यादा जो स्किल्स है ना ये उभर के सामने आ रहा है, एंटरप्रेन्योर निकल के आ रहा है, क्लियर कि नहीं है, और ये लार्ज स्केल में जाके कन्वर्ट हो रहे हैं आने वाले वक्त। अच्छा भी इनका मेन काम क्या है, जैसे जितने भी इसेंशियल पार्टनर है इनका मेन काम है सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी सोसाइटी क्या हो, इकोनॉमिकली ग्रोथ हो, यानी कि प्रॉफिटेबल हो। MSME विच आर स्प्रेड अक्रॉस बोथ अर्बन एरिया में ये यानी शहरी इलाका में भी फैल रहा है और ग्रामीण इलाका में भी फैल रहा है। कंट्री की शहरी इलाका में भी आ रहा है और ग्रामीण इलाका में भी आ रहा है। मोस्टली फ्रॉम पार्ट ऑफ द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, और मोस्टली जो इसमें शामिल हो रहे हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है जो कि रजिस्टर्ड नहीं है, ऑर्गेनाइज नहीं है। एज पर प्रेजेंट एस्टिमेट MSME सेक्टर टू इंक्लूड खादी, विलेज एंड क्वाइन इंडस्ट्री कंसिस्ट ऑफ 51 मिलियन यूनिट्स एंड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू ओवर 117 मिलियन, 17 मिलियन लोगों को इनके द्वारा रोजगार दिया जाता है। जिस एरिया में MSME होगा तो समझ लीजिए तो वहां पर एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट हो रहा है। दिस सेक्टर कंट्रीब्यूट 7% ऑफ इंडिया। इंडिया का जो GDP है उसमें इनकी कंट्रीब्यूशन 7% की है, और वाइल अकाउंटिंग फॉर 45% ऑफ द टोटल, 45% ऑफ द टोटल। मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट यानी 40% एक्सपोर्ट जो है ना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का, वो कौन कर रहा है, MSME कर रहा है। यानी 100% एक्सपोर्ट में 40% एक्सपोर्ट का तो इसका MSME का कंट्रीब्यूशन है। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूस ऑफ वाइन इज अ वर्ल्ड, समझिए 5,42,000 मीट्रिक, विच कम्स टू 55% ग्लोबल प्रोडक्शन पॉइंट का बराबर है। ये किसके द्वारा किया जा रहा है, MSME के द्वारा किया जा रहा है। MSME क्रूशियल फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ एनी कंट्री एंड प्ले अ वाइटल रोल स्पेशली फॉर डेवलपिंग कंट्री। डेवलपिंग कंट्री के लिए MSME का रोल बहुत बड़ा है। ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी को फैसिलिटेट करता है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है,
और पॉवर्टी को रिड्यूस करता है, गरीबी को रिड्यूस करता है। अब आप ही बताओ ना, इतने सारे एम्प्लॉयमेंट अगर जनरेट होगा तो गरीबी तो क्या हो जाएगा, रिड्यूस होगा ही होगा। भाइयों मैं आप लोग को भी बोलना चाहता हूं, अगर आप मेहनत नहीं करोगे ना तो आपको लाइफ में सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। आज अगर आप मेहनत नहीं करोगे ना तो आपको आने वाले 10 साल बाद उसकी बिल चुकानी पड़ेगी। हर वो इंसान जो आज आपसे मोहब्बत कर रहा है कल को आपसे नफरत करना स्टार्ट कर देगा। तो मैं आपको ही बोल रहा हूँ, जिस तरह से एक इंडस्ट्री ग्रो करता है और एक इंडस्ट्री का पर्पज होता है क्या करने का, पॉवर्टी को रिड्यूस करने का, उस तरीके से स्टूडेंट्स को भी डे बाय डे अपनी एक्टिविटी को, अपने लाइफ स्टाइल्स को, अपने मेंटल इफेक्टिवनेस को बढ़ाना जरूरी है। उसको मेहनत करना जरूरी है, उसको इफेक्टिव बनना बहुत जरूरी है। एमएसएमई क्रूशियल है, इकोनॉमिक स्टेबल, क्योंकि किसी भी कंट्री को अगर स्टेबिलिटी चाहिए, अगर कोई कंट्री स्टेबल रहेगा तो उसके लिए एमएसएमई का रोल बहुत बड़ा, वाइटल रोल है, स्पेशली डेवलपिंग कंट्री को। क्लियर कि नहीं है? तो ये आपको समझ में आया कि ये पॉवर्टी कर देगा, रिड्यूस कर देगा, पॉवर्टी रिडक्शन कर देगा। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं, जो क्वेश्चंस है ये है, व्हाट आर द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ये टेरिटोरियल डिविजन है, टेरिटोरियल डिविजन, हर टेरिटरी का अलग अलग है। डिवीजन ऑफ लेबर, लेबर के हिसाब से और स्पेशलाइजेशन के हिसाब से ये अलग अलग। जैसे एन इंडिविजुअल कैन नॉट प्रोड्यूस ऑल द कमोडिटी इजीली, में सिंपल सी बात है, एक कंट्री सारे कमोडिटी प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। तो जो आप प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो वो किसी दूसरे कंट्री के द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है, जो वो प्रोड्यूस नहीं कर रहा है वो हमारे द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है। सिमिलरली इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ कंट्री टू प्रोड्यूस ऑल द कमोडिटी सेल्स रिक्वायर्ड। जस्ट दैट डिवीजन ऑफ लेबर टेक्स प्लेस इन द केस ऑफ इंडिविजुअल, यानी हर जगह पे डिवीजन ऑफ लेबर अलग अलग है, उनकी पैटर्न अलग है, हमारी पैटर्न्स अलग है। डिफरेंट इंडिविजुअल्स के अंदर डिफरेंट एबिलिटी होता है जो डिफरेंट कमोडिटी को प्रोड्यूस करता है। इन द सेम वे डिफरेंट कंट्री के अंदर डिफरेंट डिग्री ऑफ एफिशिएंसी, यानी हर कंट्री की अपनी एफिशिएंसी अलग अलग है, अलग अलग कमोडिटी प्रोड्यूस करने का। तो जिस कमोडिटी में स्पेशलाइजेशन उसका हासिल होगा उसकी प्रोडक्शन सबसे ज्यादा करेगा, जिस कमोडिटी में उसकी स्पेशलाइजेशन नहीं होगा उसकी प्रोडक्शन वो सबसे कम करेगा। तो याद रखिएगा उसकी एबिलिटी हाईएस्ट होना चाहिए। जिसकी एबिलिटी देखिए जैसे मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ, किस चीज में मैं एक्सपर्टीज हूँ उसकी प्रोडक्शन ज्यादा होगा, जिसमें मैं एक्सपर्टीज नहीं हूँ मैं वो चीज पढ़ाऊंगा। तो मेरा ये मानना है अगर एबिलिटी और एफिशिएंसी आपका बहुत ज्यादा है तो आपकी एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाती है। तो ये कंट्री महसूस करता है, कंट्री बोलता है मैं इसमें मोर सफिशिएंट हूँ, मैं इसमें मोर एफिशिएंट हूँ, तो हमारी एबिलिटी भी क्या होगा, काफी हाई हो, और ये बहुत कहीं ना कहीं जरूरी हो जाता है। क्लियर कि नहीं है? ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन आर यूनिफॉर्म यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है अमाउंट द कंट्री इन द वर्ल्ड। किसी की कैपिटल ज्यादा है तो किसी का लेबर ज्यादा है, किसी का लैंड ज्यादा है तो किसी में एंटरप्रेन्योर ज्यादा है। सब कंट्री के पास में कैपिटल ज्यादा है तो कुछ ऐसे भी कंट्री है जिसके पास में कैपिटल कम है, कुछ कंट्री जिसके पास में कैपिटल ज्यादा है उसके पास में लेबर कम है, और जिसके पास में लेबर ज्यादा है उसके पास में कैपिटल कम है। और कुछ ऐसे भी कंट्री होंगे जिसमें इक्वली होगा, यानी दोनों बराबर होंगे। जैसे चाइना हो गया, कैपिटल भी है और लेबर भी है। यूएई हो गया, कैपिटल तो है लेकिन लेबर की संख्या कम है। इंडिया हो गया, लेबर ज्यादा है कैपिटल कम है, बट इंडिया अभी बहुत ग्रो कर रहा है। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लूंगा, बट मैं आपको ये बोलूंगा जो जिस स्टेट, हर स्टेट के चीफ मिनिस्टर काफी हार्ड वर्क कर रहे हैं और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर तो वो काफी अपनी एफर्ट डाल रहे हैं। जैसे हमारी कंट्री जो है ना वो कैपिटल इंटेंसिव के दौर में जा रहा है और काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हो रहा है। हर कंट्री के नेचुरल रिसोर्सेज इक्वल नहीं है। पेट्रोल अभी भी हम दूसरे कंट्री से परचेज करते हैं, यानी पेट्रोल की नेचुरल रिसोर्सेज की कमी है। तो यही है, हर किसी के पास में हर रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। डिफरेंट कंट्री के पास में डिफरेंट डिग्री ऑफ एफिशिएंसी है, डिफरेंट कमोडिटी प्रोड्यूस करने का क्षमता है कि नहीं है। तो जो भी जिस रूप में काम करेगा उसका एडवांटेज मिलेगा। जैसे एडम स्मिथ थ्योरी में क्या बोल रहा है, एब्सोल्यूट एडवांटेज। अब ऑथर इज रिकार्डो थ्योरी में क्या बोल, कंपैरेटिव एडवांटेज। यानी कहने का मतलब है जो मेरे पास में नहीं है मैं किसी दूसरे कंट्री से ले लूंगा, जो उनके पास में नहीं है वो हमसे ले लेंगे। इस तरीके से हमारा जो ट्रेड है ना वो किया जाता है। क्लियर है? अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं ये है मेंशन दी प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अब इंटरनेशनल ट्रेड जो है ना ये मोर कॉम्प्लेक्स है। क्यों? क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर क्रिएट होता है, हिंड्रेंस होता है, और फॉरेन ट्रेड की जब हम डीलिंग करते हैं तो काफी सारी प्रॉब्लम क्रिएट होता है। फ्रिक्वेंटली प्रॉब्लम क्रिएट होता है वॉल्यूम को लेकर और फॉरेन ट्रेड को लेकर। सबसे बड़ी बात जो निकल के आती है वो डिस्टेंस की है।
ड्यू टू लार्ज डिस्टेंस बिटवीन कंट्री के बीच में लार्ज डिस्टेंस है, यानी डिस्टेंस काफी ज्यादा है। इससे डिफिकल्ट होता है हमें क्विकली और पर्सनल कांटेक्ट, हम जो ट्रेडर है ना, अलग अलग ट्रेडर अलग अलग कंट्री के जो लोग हैं ना ट्रेडर है, उससे कांटेक्ट नहीं कर सकता है। जैसे रसिया हो गया, चाहे यूएई हो गया, चाहे यूएसए हो गया, चाहे यूके हो गया, तो उसकी ट्रेडर से मैं आसानी से कम्युनिकेट नहीं कर पाऊंगा। बिहार जाना, राजस्थान जाना बहुत मेरे लिए आसान होगा, एक दिन में या तो मतलब कुछ घंटे में चला जाऊंगा, लेकिन मैं यूए और यूके के ट्रेडर से अपना मतलब फेस टू फेस या सामने बैठ के मैं कम्युनिकेट जल्दी नहीं कर पाऊंगा। ये थोड़ा सा डिस्टेंस का खेला बहुत थोड़ा खेला कर देता है, उधर खेला हो गई तो खेला हो जाता है। क्यों कि डिस्टेंस इतनी ज्यादा होता है, जहां पर कॉस्टिंग भी तो बढ़ रहा है ना, तो कई सारे प्रॉब्लम क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है लैंग्वेज बैरियर का। इच कंट्री हैज इट्स ओन लैंग्वेज, हर कंट्री की अपनी खुद की स्क्रिप्ट है, खुद की लैंग्वेज है। ये भी है, हम उनकी भाषा नहीं समझ पाते हैं, वो हमारी भाषा नहीं समझ पाते हैं, इसमें काफी कम्युनिकेशन का गैप आ जाता है, दिक्कत आ जाती है। दिस क्रिएट द प्रॉब्लम ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द ट्रेडर ऑफ डिफरेंट कंट्री। अब चाइना में कोई मेरे से बात करेगा, मैं चाइनीज लैंग्वेज समझ नहीं पाऊंगा, हाउ चू क्या बोल रहा है समझ में नहीं आएगा मेरे को, अब मेरे डिफिकल्टी क्रिएट कर देगा, है कि नहीं है। तो कम्युनिकेशन बैरियर्स भी एक प्रॉब्लम है, लैंग्वेज बैरियर्स एक प्रॉब्लम है। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो आता है ये ट्रांसपोर्ट का आता है। शिपिंग एंड एयरवेज जो है ना फॉरेन ट्रेड के लिए, तो याद है शिपिंग जो है ना वेरी स्लो मोड में मतलब सबसे मतलब जो बहुत फास्टेस्ट वे में आप क्या नहीं कर सकते हो, प्रोडक्ट को दूसरी जगह पे भेज नहीं सकते हो, इसमें लॉन्ग टाइम लग जाता है, लॉन्ग टाइम लग जाता है सप्लाई रिसीव करने में फॉरेन कंट्री के द्वारा। तो एयर ट्रांसपोर्ट फास्टर तो है, लेकिन इसमें कॉस्टिंग बहुत ज्यादा है, तो हर किसी के द्वारा ये सेंड नहीं किया जाए। नेक्स्ट है डिफरेंट करेंसी, हर कंट्री की अपनी खुद की करेंसी है, तो हो सकता है कई ऐसे कंट्री है जहां पर आपकी जो करेंसी है ना उसको लीगल टेंडर नहीं दिया गया है। तो फॉरेन ट्रेड जो इन्वॉल्व होता है ना, एक्सचेंज रेट ऑफ करेंसी, यानी कि $1 की कीमत क्या चल रहा है या इसकी कीमत क्या चल रहा है, वैसे इंडिया अब अपने इंडियन करेंसी में डील करना कई सारी कंट्रीज में स्टार्ट कर चुका है। तो ये जो बैरियर्स होता है ये निकल के आता है, यानी उस करेंसी को एक्सचेंज करो, हो सकता है जिसकी कॉस्टिंग बहुत लो हो जाए, कॉस्टिंग बहुत हाई हो जाए, मतलब बहुत दिक्कतें क्रिएट हो जाती है, तो करेंसी का भी एक खेल हो जाता है। नेक्स्ट है क्रेडिट वर्दीनेस, बहुत सारे टाइप पे जो एक्सपोर्टर होता है ना वो अवेयर नहीं होते हैं, वो सामने वाले पे भरोसा नहीं जता पाते हैं, क्योंकि जब मेरे साथ में वो डायरेक्टली कांटेक्ट ही नहीं किए हैं एक्सपोर्टर और इंपोर्टर, तो मैं कैसे उन पे ट्रस्ट कर सकता हूँ। तो जितने भी कंट्री के गवर्नमेंट है ना, वो याद रखिएगा, वो कहीं ना कहीं टैरिफ कोटा और एक्सचेंज रेगुलेशंस लेके आ जाए हैं अलग अलग कंट्री पे, बोलते हैं अगर आप ये ऐसा कुछ करते हो तो इसके लिए रूल्स है, रेगुलेशंस है जो आपके द्वारा फॉलो किए जाएंगे, लड़के नहीं है। तो एक दोनों के बीच में ट्रस्ट हुआ होना बहुत जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ रिटेलर्स, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ रिटेलर्स। पहला पॉइंट जो है ये बाइंग है, और रिटेलर एंटिसिपेट करता है जो कस्टमर्स के नीड्स के हिसाब से ही वो काम करे, एज पर द नीड ऑफ द बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम द होलसेलर और मैन्युफैक्चरर्स। होलसेलर और मैन्युफैक्चरर्स अपने नीड के हिसाब से क्या करता है, और रिटेलर जो होता है ना, रिटेलर के नीड के हिसाब से होलसेलर और मैन्युफैक्चरर्स प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है और उसके हिसाब से रिटेलर परचेज करता है। He always try to collect goods from the best and cheapest। एक रिटेलर हमेशा चाहता है उसको जो गुड्स मिल रहा हो ना वो बेहतर हो, क्वालिटी बेस्ड हो और चीपेस्ट हो, यानी कि सस्ते दाम पे मिल रहा हो, लेकिन इनकी अपने नीड्स के हिसाब से ही परचेज करेगा। तो रिटेलर ये देखेगा कि उस प्रोडक्ट को मार्केट में वो सोल्ड कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, अगर वो कर पा रहा है तो परचेज करेगा, अदरवाइज परचेज नहीं करेगा। ट्रांसपोर्टेशन का खेल आ जाता है यहाँ पर, क्या है, इन मेनी केसेस रिटेलर गेट द गुड्स डिलीवर्ड टू हिज शॉप, बहुत सारे बट इन ऑर्डर टू मिनिमाइज डिले ही कैरी टू परचेज गुड्स हिमसेल्फ फ्रॉम द होलसेलर, ही हायर व्हीकल्स फॉर दिस परचेज। बहुत सारे केसेस में क्या होता है, रिटेलर की जो दुकान है ना वहां तक गुड्स को डिलीवर कर दिया जाता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है रिटेलर खुद जाके होलसेलर के पास में जाके गुड्स परचेज कर लेता है, तो जो भी भाड़ा होता है वो उसको जस्ट पे करना पड़ता है, लड़के नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है स्टोरेज। स्टोरेज क्या है, रिटेलर मेंटेन करता है सफिशिएंट स्टॉक, अपनी दुकान में इसके पास में इतनी जगह तो होनी चाहिए जहां पर ये गुड्स क्या कर सके, कस्टमर्स के डिमांड किया तो अपने डिमांड के अनुसार रख सके, जिससे वो कस्टमर्स के नीड को पूरा कर सके, क्योंकि बिना किसी डिले और बिना किसी इंटरप्शंस को कस्टमर्स की जो नीड है उसको पूरा करना बहुत जरूरी हो जाता है। भैया ये कैसे समझा रहे हो आप, मेरे को क्लियर समझाओ। एक कस्टमर से आ रहा है मेरी दुकान से घूर के चला जा रहा है और मैं बोलता हूँ भैया अभी ये प्रोडक्ट मेरे पास में नहीं है, तो मेरे लिए शर्मिंदगी की बात, वो कस्टमर मेरे यहाँ से चला जाएगा,
तो क्या मैं जाने दूं कस्टमर्स को? बिल्कुल नहीं। अब मेरा दिमाग में क्या चलेगा? मेरे दिमाग में ये चलेगा कि क्यों ना मैं कुछ ऐसा कंडीशंस क्रिएट करूं कि मैं कस्टमर्स मेरे पास में आए और मेरे पास प्रोडक्ट क्या रहे, अवेलेबल रहे। तो उस प्रोडक्ट को मैं सफिशिएंट स्टॉक के रूप में अपने पास में अवेलेबल रख दूंगा। क्लियर के लिए है। नेक्स्ट है ग्रेडिंग। और रिटेलर्स कंप्लीट द ग्रेडिंग ऑफ गुड्स विच लेफ्ट अनग्रेडेड बाय मैन्युफैक्चरर्स एंड होलसेलर। समटाइम्स ही पैक द गुड्स इन स्मॉल लॉट। कस्टमर्स के कन्वीनियंस के हिसाब से ये छोटा छोटा क्या करते हैं, पैकेजिंग बनाते हैं। जिसकी 50 kg का डिमांड होगा उसका 50 kg का पैकेजिंग होगा, जिसकी 1 kg का डिमांड होगा उसका 1 kg का पैकेजिंग होगा। यानी कस्टमर के कन्वीनियंस के हिसाब से उसको फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। फाइनेंसिंग। रिटेलर इन्वेस्ट मनी, ये पैसा एडवर्टाइजमेंट पर खर्चा तो करते हैं। कुछ ऐसे रिटेलर्स हैं ना जो उधार में भी कस्टमर्स को सामान देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है इसमें यह है रिस्क बियरिंग। रिस्क बियरिंग, एक रिटेलर जो है ना ये रिस्क बियर करना पड़ता है अगर उसके गोडाउन में या उसकी दुकान में क्या लग जाए, आग लग जाए या चोरी हो जाए, स्पॉइलेज हो जाए या प्राइस फ्लक्चुएट हो जाए, तो इसको नुकसान होने का डर रहता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टेट द फीचर्स ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर्स। डिपार्टमेंटल स्टोर्स लार्ज रिटेल आउटलेट को हम बोलते हैं या शोरूम को बोलते हैं, जो वैरायटी ऑफ गुड्स एक ही छत के अंदर कई सारे डिपार्टमेंटल एक लाइन का प्रोडक्ट क्या करता है, स्पेशलाइजेशन करके मतलब लगा के रखता है। एक छत के अंदर वो सारा प्रोडक्ट क्या कर रहा है, बेच रहा है। लड़की नहीं है, तो जानकी दास है, न्यू दिल्ली है, कमल्या है कोलकाता में, स्पेंसर है, ये क्या कर रहा है ना, आपको अल्कोहल भी देता है, आपको वेजिटेबल्स प्रोडक्ट भी देता है, आपको ये ग्रोसरी प्रोडक्ट भी देता है, आपको गारमेंट्स भी देता है, आपको ये जो किचन यूटेंसिल्स है वो भी प्रोवाइड करता है, आपको ये जो भी आपका स्टेशनरी है इसको भी प्रोवाइड करता है। ये हर चीज आपको प्रोवाइड कर रहा है। इस तरीके का स्टोर बहुत ज्यादा खुला हुआ है, लाइक बिग बाजार वगैरह। ये डिपार्टमेंटल स्टोर जो है ये लार्ज साइज का है, लार्ज रिटेल एस्टेब्लिशमेंट और ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल, यानी इसमें जो इन्वेस्टमेंट्स है ना ये काफी ज्यादा है, ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ये वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट रखता है, इसकी प्रोडक्ट का रेंज काफी ज्यादा है। टीम टू प्लान आप इसको बोल सकते हो, डिफरेंट डिपार्टमेंट, यानी हर डिपार्टमेंट में अलग अलग प्रोडक्ट्स होंगे। सेंट्रल लोकेशन, ये बिजनेस हर जगह नहीं करेगा, ये उस जगह पे करेगा, सिटी का उस एरिया में करेगा जिसमें भीड़ भाड़ काफी ज्यादा हो और अलग अलग जगह से लोग वहां पर क्या हो रहा हो, इकट्ठा हो रहा हो। जिस तरीके से आपकी बंगाल में कुछ जगह है, लाइक मान लीजिए एस्प्लेनेड हो गया, आपका बड़ा बाजार हो गया, हाजरा हो गया, रादर हाट हो गया, गौरिया हो गया, हावड़ा हो गया, यानी ऐसे ऐसे जगह पे अपना आउटलेट ओपन करेगा ना जहां पर हर जगह कंज्यूमर्स क्या होगा, इकट्ठा होगा और प्रोडक्ट को परचेज करेगा। नेक्स्ट जो है सेंट्रलाइज परचेज एंड डिसेंट्रलाइज सेलिंग। डिपार्टमेंटल स्टोर परचेज ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट आर मेड सेंट्रली। सेलिंग डिपार्टमेंटल स्टोर फॉलो द डिसेंट्रलाइज सेलिंग स्ट्रेटजी बाय डिफरेंट डिपार्टमेंट। बोलता है ये हम क्या करेंगे, डिसेंट्रलाइज सेलिंग करेंगे, रणनीति ऐसा बनाता है जो अलग अलग तरीके से प्रोडक्ट क्या किया जाए, बेचा जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है डिपार्टमेंटली ऑर्गेनाइज्ड गुड ऑफर फॉर सेल आर क्लासिफाइड इन सेवरल क्लास। ईच डिपार्टमेंट का अपना एक लाइन का प्रोडक्ट का जो होता है ना उसका स्पेशलाइजेशन होता है और उसको वो एक बेहतरीन ऑफर में सेल करता है। एलिमिनेशन ऑफ मिडिल मैन खत्म हो जाता है, यानी कि डिपार्टमेंटल जो है ना गुड्स खरीदता है मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली और मिडिल मैन को एलिमिनेट करता है, डायरेक्टली किसको बेचता है, कंज्यूमर को बेचता है। जैसे फ्लिपकार्ट वगैरह काम कर रहा है, ये लोग डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर्स होलसेलर से खरीद रहा है, कंज्यूमर को बेच रहा है, तो आपको हेवी डिस्काउंट में ये आपको ऑफर प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है आपका एक्सटेंसिव एडवर्टाइजमेंट। डिपार्टमेंटल स्टोर एडवर्टाइजिंग और लार्ज स्केल टू अट्रैक्ट, यानी बड़ी मात्रा में एडवर्टाइजमेंट करता है जिससे बहुत लाखों की संख्या में जो कंज्यूमर्स होगा ना वो अट्रैक्ट होगा और आप तक पहुंच पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात कर लेता हूं, डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। मैं ऑर्डिनरी शेयर्स नहीं बोलूंगा, इसको बोलते हैं इक्विटी शेयर्स, इसको बोलते हैं इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड और ये इसका डिफरेंस बताना है। प्रेफरेंस शेयर क्या है, प्रेफरेंस शेयर एक ऐसा शेयर है जिसको इक्विटी शेयर होल्डर से पहले डिविडेंड पे किया जाता है, यानी जो भी कंपनी मुनाफा कमाएगा
इक्विटी शेयर होल्डर को देने से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मुनाफा देगा। क्लियर, पहला पॉइंट क्लियर है। इक्विटी शेयर क्या है? डिविडेंड इज पेड ऑन इक्विटी शेयर इज आफ्टर प्रेजेंट प्रेफरेंस। जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मुनाफा दे दिया जाएगा उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया जाएगा। प्रेफरेंस शेयर में जो डिविडेंड का रेट होता है ना वो फिक्स होता है। अगर एक कंपनी बोलता है 10% के रेट में हर साल मैं आपको डिविडेंड पे करूंगा तो 10% ही पे करेगा। जबकि इक्विटी शेयर होल्डर का जो डिविडेंड है ना वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करता है, उसमें शेयर होल्डर का अप्रूवल लेना पड़ता है, यानी कि जो हर साल रेट ऑफ डिविडेंड चेंज हो जाता है। इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को अगर डिविडेंड कई सालों तक नहीं मिला है तो उसको एक बार में ही जोड़ करके डिविडेंड पे किया जाएगा। यानी पिछले 3 साल से डिविडेंड नहीं मिला है तो सारे डिविडेंड के पैसे को क्या कर दिया जाएगा? जोड़ दिया जाएगा और फिर जाके उसको डिविडेंड पे किया जाएगा। जबकि इक्विटी शेयर में क्या है ना, आपको अगर इस साल डिविडेंड नहीं दिया तो आपको अगले साल नहीं मिलेगा। मान लीजिए मैं इसके एग्जांपल बनाता हूं, अभी 2023 चल रहा है। अगर किसी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 20 में डिविडेंड नहीं मिला होगा, 21 में नहीं मिला होगा, 22 में नहीं मिला होगा, अगर एक कंपनी 23 में मुनाफा कमाता है, प्रॉफिट कमाता है तो एक साल पिछले 4 साल का डिविडेंड दे देगा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर में क्यूमुलेटिव बोलते हैं, यानी कि हर साल का डिविडेंड ऐड होते चला जाता है। इक्विटी शेयर में ऐसा नहीं है, अगर एक कंपनी प्रॉफिट नहीं अर्न करता है उस साल अगर डिविडेंड नहीं देगा तो अगले साल आपको उसी साल का डिविडेंड मिलेगा, पिछले साल का डिविडेंड नहीं मिलेगा। प्रेफरेंस शेयर जो है वो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो सकता है और इक्विटी शेयर जो है वो प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट नहीं हो सकता। कोई दिक्कत है? प्रेफरेंस शेयर में भी रिडीम्ड है, यानी कि एक स्पेसिफिक टाइम के बाद आपको पैसे क्या करने पड़ेंगे? शेयर होल्डर को वापस करने पड़ेंगे। और इक्विटी शेयर में बायबैक के जरिए ही आप शेयर का पैसा वापस कर सकते हो। बायबैक का मतलब होता है एक कंपनी खुद की शेयर मार्केट से खरीद रहा है, या तो एक कंपनी जब तक बंद नहीं हो तब तक उसके शेयर के पैसे वापस नहीं करेगा। चलिए, हमारा पार्ट जो 1 है ये कंप्लीट हो चुका है। इसमें मैं 2 पॉइंट्स और डिस्कस कर लेता हूं। और इक्विटी शेयर होल्डर को वोटिंग राइट दिया गया है, बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वोटिंग राइट नहीं मिला है। क्लियर के लिए इक्विटी शेयर होल्डर को जब अगर कंपनी बंद होगा तो सबसे पहले सारा डेब्ट पे करने के बाद पैसे पे किए जाएंगे। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जब कंपनी बंद होने वाला रहेगा, यानी कि वाइंडिंग अप होने वाला रहेगा, तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे किया जाएगा। तो पार्ट ए कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्लासेस है वो हम पार्ट बी डिस्कस करेंगे आपके साथ।